Capital rationing arises when there is insufficient capital to invest in all available projects which have positive NPVs. That is, capital is the limiting factor. अब जाहिर है अब पूरी दुनिया का पैसा तो आपके पास नहीं आ सकता ना, तो यू हैव अ लिमिटिंग फैक्टर विच इज द कैपिटल. आपके पास फर्ज करें 10,000 मिलियन डॉलर्स हैं और ये आपके पास प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है, डी है, ई है, एफ है. देर आर सो मेनी प्रोजेक्ट, सो मेनी ऑप्शंस एंड दे ऑल हैव पॉजिटिव एनपीवीज. विच प्रोजेक्ट आर यू गोइंग टू चूज? सो कैपिटल कुड बी अ वेरी बिग लिमिटिंग फैक्टर कि या आप प्रोजेक्ट ए ले सकते हो या प्रोजेक्ट डी ले सकते हो, दोनों एक साथ नहीं ले सकते. Either you choose this or you choose this. Why? Because you have a limiting factor, which is your capital. So now how are you going to decide and what would be the basis for your decision? Capital rationing arises for two main reasons. दो बेसिक वजह होती हैं, बुनियादी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से कैपिटल रैशनिंग की सिचुएशन अराइज हो जाती है. Number one, hard capital rationing. This is where a firm cannot get finance from capital markets. वो ना लोन ले सकते हैं ना इक्विटी मजीद उठा सकते हैं, वो अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं. तो जब वो मार्केट से कैपिटल नहीं उठा सकेगा तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा. इन्वेस्टर्स आर अनविलिंग और अनएबल टू इन्वेस्ट मोर इक्विटी फाइनेंस. Lending institutions consider an organization too risky to be granted funds. Capital markets are depressed and reluctant to lend to businesses because of fear of an economic downturn. तो आपने देखा कि ये तीनों ही नागवार हैं और जिसकी वजह से एक इदारा जो है वो बाहर से मार्केट से कैपिटल रेज या फंड नहीं कर पा रहा. दूसरा, सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग. दिस इज एन इंटरनल मैनेजमेंट डिसीजन to restrict capital spending and may happen because, यानी कि यहाँ पे कोई external restriction नहीं है, यहाँ पे internal restriction है. और क्यों है? क्योंकि number one, management may be reluctant to issue additional share capital because of a concern that this may lead to outsiders gaining control of the business or due to dilutive impact on earnings per share. ईपीएस डाइल्यूट हो जाएगा या कंट्रोल सारा आउटसाइडर्स के पास चला जाएगा, जिसकी वजह से मैनेजमेंट नहीं चाह रही शेयर कैपिटल इशू करना. दूसरा रीजन, मैनेजमेंट मे नॉट वांट टू रेज एडिशनल डेट कैपिटल. मैनेजमेंट लोन भी नहीं लेना चाह रही. क्यों भाई? दे डू नॉट विश टू बी कमिटेड टू लार्ज फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड वांट टू कीप द फर्म्स गियरिंग अंडर कंट्रोल. गियरिंग लेवल लो रखना चाह रही है, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं करना चाह रही. And number three, creating competition for a limited pool of funds encourages divisions to search for the very best possible project. मैनेजमेंट इसलिए भी कंट्रोल करना चाह रही है कि जो फंड्स हैं वो सिर्फ हम किसी एक ऐसे बड़े फायदेमंद प्रोजेक्ट में करें और बस वही हो, तो जिसके लिए सारी की सारी तवज्जो जो है इस बात पे हो कि हमारे लिए सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा रहेगा. क्योंकि जाहिर है अगर आप वो कहते हैं ना खुली छूट देंगे तो फिर लोग फायदा भी उठाएंगे, कुछ जाया भी होगा, कुछ लापरवाहियां भी होंगी. तो थोड़ा सा टाइट चल रहे हैं और रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है इंटरनल मैनेजमेंट में. तो आपने डिफरेंस देखा कि हार्ड कैपिटल रैशनिंग में देर इज एन एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, whereas in soft capital rationing में there is an internal restriction. Next, capital rationing techniques. Number one, if projects are divisible, क्या project को break down किया जा सकता है? Number two, if projects are not divisible, क्या projects को divide नहीं किया जा सकता? Like for example, A project में चाहिए investment 5 लाख की. अगर ये डिविजिबल प्रोजेक्ट होगा तो यानी कि मैं इसमें मेरे पास सिर्फ 2 लाख है तो मैं सिर्फ 2 लाख इन्वेस्ट कर लूं. अगर तो ये डिविजिबल प्रोजेक्ट होगा तो. अगर डिविजिबल प्रोजेक्ट नहीं होगा तो आपको पूरे 5 लाख चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती. ठीक है, तो जरा देखते हैं इसको कैसे हम कर रहे हैं. डिविजिबल प्रोजेक्ट्स कैन बी स्केल डाउन एंड डन इन पार्ट, जो अभी मैंने बताया. ठीक है,
When projects are divisible, investment funds are a limiting factor, and management should follow the decision rule of maximizing the use of this limiting factor by selecting the projects whose cash inflows have the highest return. This is measured by the profitability index. यानी कि जब आपके पास बजट कम हो और प्रोजेक्ट्स डिविजिबल हो, तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? सबसे हाई कैश इनफ्लोज वाले प्रोजेक्ट को चूज करना चाहिए, एंड उसको मेजर करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की मदद से ये करना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो। Critical value of the profitability index is 1. Any value above this indicates that project has a positive NPV. Any value below this indicates that the project has a negative NPV. So the present value of the cash inflows is greater than the cash outflows. The higher the PI, the higher the return delivered by a project per $1 invested. ठीक है। सो हमें ये बात पता चल गई कि कोई भी वैल्यू जो अबव 1 होगी, उससे हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव एनपीवी मिलेगा, और उससे हमें क्या मिलेगा? हायर रिटर्न मिलेगा। ठीक है। और अगर कोई भी वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो इसमें हमारी नेगेटिव एनपीवी आ जाएगी, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। सपोज रिक्वायरमेंट क्या कह रही है? कैलकुलेट द एनपीवी फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इफ ओनली $6,000 वाज अवेलेबल फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सिर्फ $60 है आपके पास, और ये गिवन प्रोजेक्ट्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है? अभी जो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो किसका है? 1.12 का। रैंकिंग एज पर एनपीवी, एनपीवी के मुताबिक सबसे पहले इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर इस पे। मगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक हमें सबसे पहले इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड देन सेकंड इसमें। सो हम कैसे चलेंगे जरा देखते हैं इसमें। If we adopt profitability index approach, the selection of projects will be first W, $10,000 इस पे लगाएं, then Z, 40,000 इस पे लगाएं, then थर्ड जो बैलेंस है वो Y पे लगा दें। वो भी कब? जब ये डिविजिबल प्रोजेक्ट है। तो लेट मी चेक, आर दीज डिविजिबल प्रोजेक्ट्स? क्या ये बात कहीं पे भी लिखी है? कहीं पे लिखी तो नहीं है, बट कह रहे हैं ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन चाहिए, तो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ये बन रहा है। ठीक है। Because 1/3 of project Y can be afforded, this means that total NPV will be, total NPV इस तरह से निकाल रहे हैं, इसका 1/3 निकालेंगे, 2230 का 1/3। नॉन डिविजिबल प्रोजेक्ट जब होंगे तो हम इस तरह 1/3 नहीं ले सकते किसी भी प्रोजेक्ट का। ठीक है। सो अ प्रोजेक्ट मस्ट बी ईदर टेकन कंप्लीटली और नॉट एट ऑल, उसको स्केल डाउन नहीं किया जा सकता। So where a project cannot be done in part, the choice facing a company is not how to spend each $1, so the PI should not be used. So यहाँ पे हम जब डिविजिबल प्रोजेक्ट नहीं होंगे तो कहा यह जा रहा है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ना इस्तेमाल करें। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, required investment, present value of inflows, NPV, that's all. Highest NPV will be achieved by undertaking Q and R. Q and R को जब लेंगे तो highest NPV यहाँ से आएगी, और इसमें हमने बिल्कुल भी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कंसिडरेशन में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये नॉन डिविजिबल प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट, ये एक एक्टिविटी है, इसको आपने खुद से ट्राई आउट करना है। प्रॉफिट, अब इसमें आपको देखना है कि क्या ये डिविजिबल प्रोजेक्ट्स हैं या नॉन डिविजिबल। अगर डिविजिबल हैं तो आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से इसको इवेल्युएट करेंगे, और अगर नॉट डिविजिबल है तो एनपीवी से करेंगे। दोनों यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आपको दोनों तरीके से लेकर चलना है। ठीक है, खुद से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है। ड्रॉबैक्स ऑफ मेथड्स इन कैपिटल रैशनिंग इज फॉर अ सिंगल पीरियड, सबसे पहली बात। नंबर 2, प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट। नंबर 3, नॉट पॉसिबल टू डिले एनी प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को आप डिले नहीं कर सकते, क्योंकि एक दफा प्रोजेक्ट डिले हो गया तो डिले हो गया, हाथ से गई बात। मल्टीपल्स ऑफ अ सिंगल प्रोजेक्ट आर नॉट अलाउड।
इट इज नॉट पॉसिबल टू शेयर द इन्वेस्टमेंट इन एनी प्रोजेक्ट्स विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन। आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रोजेक्ट शेयरिंग नहीं कर सकते, ठीक है जी। नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे आ जाए। Delaying one or more projects to a subsequent period, finding new sources of finance, entering into a joint venture, issuing new capital. Drawbacks of the methods hint that some practical issues that can be used to manage capital rationing. भाई आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये सारे ड्रॉबैक्स हैं तो आप अपने कैपिटल को मैनेज कैसे कर सकते हो। नंबर वन, आप कोई एक या दो प्रोजेक्ट को डिले कर दो, कोई नए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को फाइंड आउट करो, जैसे कि लीज हो गया या गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गए, ठीक है, क्योंकि मार्केट तो आपको नहीं दे रही पैसा। एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर में कर लो, पार्टनरशिप पे चले जाओ, कोलैबोरेशन कर लो, इशूइंग न्यू कैपिटल, या फिर अगर आप सॉफ्ट रैशनिंग का शिकार हैं तो आप अपनी थोड़ा सा अपनी पॉलिसी को चेंज करें, मैनेजमेंट को बोलें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस कम करें और न्यू कैपिटल इशू कर दें। तो ये कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद दिस इन्वेस्टमेंट, एंटायर प्रोजेक्ट अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। टेक्निकल आर्टिकल्स जरूर रीड करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प आउट करेगा। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके आई होप लेक्चर से क्लियर हो गए होंगे। जज़ाकल्लाह, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।